नमस्कार बच्चों, हम देख रहे हैं शारदा सदन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज देखेंगे वायुमंडल का संगठन और वायुमंडल की संरचना। तो शुरू करें हम। वायुमंडल जो ये हमारे आसपास चारों ओर वायु का जो घेराव है उसको हम वायुमंडल कहते हैं। हमारे चारों ओर वायु का जो घेरा है, चाहे उसमें कोई भी गैस हो, चाहे धूल के कण हो, इन सभी को मिला के जो हमारे चारों तरफ हमें चारों तरफ घेर रखा है उसको हम क्या कहेंगे? वायुमंडल। अब हम देखेंगे कि ये वायुमंडल इसकी कैसी संरचना है, किस प्रकार से बना हुआ है, इसमें कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, वायुमंडल के जो संस्तर हैं वो कितने संस्तरों में बांटा है, कौन सा स्तर हमारे लिए किस काम में आता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। बहुत ही इजी टॉपिक है, एक बार अपना ध्यान लगा ले और काफी सरल टॉपिक है ये। ठीक है, तो हम देखते हैं वायुमंडल की परिभाषा। वायुमंडल होता क्या है? देखिए, पृथ्वी के चारों ओर लिपटा हुआ गैसों का विशाल आवरण जो पृथ्वी को अखंड अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। यानी कि पृथ्वी, मैंने आपको सीधे शब्दों में ये होगा कि पृथ्वी को जो चारों तरफ से गैस से घिरी हुई है, पृथ्वी जो भी वायु से घिरी हुई है, इसी को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल। बीड़ी बंडल देखे जाए, बीड़ी किसके चारों तरफ घिरी हुई है? कागज के। पृथ्वी के चारों तरफ क्या है? वायु। क्या है? यानी कि वायु के इस आवरण को क्या कहेंगे हमें? वायुमंडल। क्या कहेंगे? वायुमंडल। अंग्रेजी में इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। यदि हम देखें कि वायुमंडल, आधुनिक अनुसंधानों से स्पष्ट होता है कि वायुमंडल की अंतिम ऊंचाई 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर के बीच है। कितनी है? 16,000 से 32,000 किलोमीटर तक वायुमंडल है। ठीक है, वायुमंडल का 50% भाग इसके 5 से ही 1/2 किलोमीटर अर्थात 5.5 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक? 5.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। आधा भाग, 50% हिस्सा वायुमंडल का यदि हम देखें, मान लीजिए ये स्थल भाग है, ये चारों तरफ क्या है? वायुमंडल। इसका जो 50% हिस्सा है, कितना? पूरे वायुमंडल का 50% हिस्सा कितने किलोमीटर तक ही हो जाता है? 5.5 किलोमीटर तक। ठीक है, क्यों? 50% तो 5.5 तक का हो गया, 5.5 किलोमीटर तक। हमने वायुमंडल की ऊंचाई कितनी बता दी? 16,000 किलोमीटर। अब बाकी का जो बचा हुआ है उसमें 50% हिस्सा है। इसका मतलब कि जो नीचे का हिस्सा है उसमें वायुमंडल का ज्यादा भार है। 5.5 किलोमीटर तक वायुमंडल का ज्यादा भार है, इसलिए 5.5 किलोमीटर तक तो 50% हिस्सा वायुमंडल का इसी में आ जाता है। इसके बाद में 75% भाग 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक आता है। यानी कि ये तो 50% हो गया। यदि हम 75% देखें तो 75% 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ही हो जाता है। ठीक है, और इसका 99% हिस्सा, कितना? 99% हिस्सा कितने तक आ जाता है? 32 किलोमीटर तक। कितने तक है? 32 किलोमीटर तक। अब 32 किलोमीटर के बाद में ऊपर 1% हिस्सा आता है। ऊंचाई कितनी मानी? लगभग 16,000 किलोमीटर से 32,000 किलोमीटर। अब मात्र 32 किलोमीटर तक तो कितना है?
99%, बचा शेष कितना रहा? 1%। 1% आगे ऊपर है, अर्थात हम यूं अनुमान लगा सकते हैं कि वायुमंडल में विरल गैसें तो ऊपर पाई जाएंगी और जो गैसें भारी होती हैं वो क्या कहां पाई जाएंगी? नीचे पाई जाएंगी। यही तो तात्पर्य हुआ इसका, यही हुआ ना। अब देखिए आगे, वायुमंडल का संगठन, कि वायुमंडल किस किस से बना हुआ है। यह तो हमें ज्ञात हो गया कि वायुमंडल का ज्यादा भाग कहां है, वायुमंडल किसे कहते हैं, और कम भाग कहां है। वायुमंडल के भाग की जो हमने बात की तो उससे ये निष्कर्ष निकलता है कि भारी गैसें तो कहां रहेंगी? नीचे, और जो हल्की गैसें हैं या विरल जो गैसें हैं वो कहां रहेंगी? ऊपर। ठीक है, अब देखिए वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन गैस, धूल के कण, जल वाष्प, इनसे होता है। ठीक है, जो भी गैसें हैं, जितनी भी गैसें हैं, धूल के कण हैं, जल वाष्प है, इन सब से मिलकर वायुमंडल का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है, पहली चीज हम देखते हैं गैसें। वायुमंडल में गैसें, भौतिक दृष्टि से वायुमंडल में विभिन्न गैसों का सम्मिश्रण है, यानी कि ऐसा नहीं है कि वायुमंडल में एक ही प्रकार की गैस पाई जाती है। वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, भारी गैसें भी पाई जाती हैं, हल्की गैसें भी पाई जाती हैं, लेकिन प्रमुख रूप से 10 गैसें वायुमंडल का निर्माण कर देती हैं। मुख्य रूप से कितनी गैसें? मात्र 10 गैसें वायुमंडल के अधिकतर भाग का क्या कर देती हैं? निर्माण कर देती है। ठीक है, अन्य और भी गैसें हैं, लेकिन ज्यादातर वायुमंडल के भाग का निर्माण कितनी गैसों के द्वारा किया जाएगा? 10 गैसों के द्वारा किया जाएगा। अब ये 10 गैसें कौन कौन सी हैं? देखिए, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितना भाग है नाइट्रोजन का वायुमंडल में? 78.03%। कितना है? तो यहां पर प्रश्न बनता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। ठीक है, कौन सी गैस पाई जाएगी? नाइट्रोजन। इसके बाद में आती है कौन सी? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितनी पाई जाएगी? 20.99। ठीक है, 20.99% कौन सी गैस पाई जाएगी? ऑक्सीजन पाई जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर पे कौन सी गैस आती है वायुमंडल में? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कैसी गैस है? प्राण वायु। कौन सी गैस कहते हैं इसको? प्राण वायु, क्योंकि हम श्वसन क्रिया में कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, और बाहर कौन सी निकालते हैं? चलो मैं आपको एक और चीज बता देता हूं आज। आप मेरे को ये बताइए कि जो पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे श्वसन में कौन सी गैस लेते हैं? ये गलत है बेटा, सभी लोग कार्बन डाइऑक्साइड बताते हैं, लेकिन ध्यान रखना इस पृथ्वी के ऊपर सभी जीव जो जीवित है वो श्वसन क्रिया में मात्र कौन सी गैस लेंगे? ऑक्सीजन लेंगे। ठीक है, CO2 नहीं लेंगे। तो पेड़ भी कैसे हैं? सजीव, और सजीव हमेशा कौन सी गैस लेते हैं, ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन, और निकालेंगे कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आपको छोटी क्लासों में पढ़ा दिया गया होगा या उसको समझाया नहीं गया होगा कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। माना ये बात सही है कि CO2 मतलब ग्रहण करेंगे और कौन सी गैस छोड़ेंगे? ऑक्सीजन छोड़ेंगे, लेकिन वो श्वसन क्रिया के दौरान नहीं करते ये क्रिया। वो केवल अपना जब भोजन बनाते हैं पेड़ पौधे, उस क्रिया के दौरान वो कौन सी गैस लेते हैं? CO2 ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं।
लेकिन श्वसन क्रिया में, पेड़ पौधों की श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करेंगे और CO2 छोड़ेंगे। भोजन बनाते समय पेड़ पौधे फास्फोत्सर्जन की क्रिया से बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, CO2 तो लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया में हमेशा कौन सी गैस लेंगे, CO2 लेंगे, ये ध्यान रखना। अब आते हैं, दो तो प्रमुख गैसें हो गई, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, जिसका ज्यादा भाग है हमारे वायुमंडल में। फिर आती है ऑर्गन है, CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है, 0.03%। कौन सी गैस आती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस आती है। अर्थात आपको 4 गैसें याद रखनी है, इनका अनुपात याद रखना है कि कितने प्रतिशत पाई जाती है। पहली चीज नाइट्रोजन जो सर्वाधिक है 78.03%, फिर ऑक्सीजन है 20.99%, और फिर ऑर्गन आती है 0.93%, और फिर CO2 आती है 0.03%। ठीक है, इसके बाद में अन्य जो गैस हैं जैसे हाइड्रोजन है, नियोन है, हीलियम है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, ओजोन है, ये कैसी अन्य गैसें हैं जो काफी हल्की होती हैं। ये गैसें कैसी होती हैं, हल्की होती हैं। आपने बाजार में कभी गुब्बारे वाले को देखा होगा कि गुब्बारा फुलाते हैं और उस गुब्बारे को छोड़ते ही वो क्या हो जाता है, ऊपर उड़ जाता है। उसमें कौन सी गैस भरी जाती है, कौन सी भरी जाती है, हाइड्रोजन भरी जाती है, ठीक है, या हीलियम भरी जाती है, जिससे ये गैसें कैसी हैं, बिल्कुल हल्की गैसें हैं। तो हल्की गैस कहां जाएगी, ऊपर, और भारी गैस कहां आएगी, नीचे। ठीक है, अब हम प्रमुख गैसों के बारे में देख लेते हैं कि ये गैसें हमारे क्या काम में आती हैं, ठीक है, और कितनी पाई जाती हैं। पहली बात करते हैं हम नाइट्रोजन की, जो सर्वाधिक है नाइट्रोजन। वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है। देखो यह जैविक रूप से निष्क्रिय और भारी गैस है। कैसी है, निष्क्रिय गैस है, जैविक रूप से निष्क्रिय। और कैसी गैस है, भारी गैस है। यानी भारी है तो कहां रहेगी, नीचे। कहां रहेगी, नीचे। इसका चक्रण वायुमंडल, मृदामंडल और जैवमंडल में अलग अलग होता है। मृदामंडल में अलग होता है, जैवमंडल में अलग होता है, और वायुमंडल में अलग होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है। जो ये बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को किस के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करता है, नाइट्रोजन के रूप में ग्रहण नहीं करता है। जो मृदा में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है वो डायरेक्ट नहीं होती, वो जो फलीदार या द्विपत्रक जो बीज के पौधे होते हैं, जैसे मटर है, चना है, ठीक है, जिनको हम दो अलग अलग भागों में कर सकें, उनकी जड़ों में पाई जाती है। ठीक है, जड़ों के द्वारा मृदा में मुक्त होती है, नाइट्रोजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, डायरेक्ट जो मिट्टी है ये नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकती है। कि नाइट्रोजन गैस तो है लेकिन मृदा वायुमंडल से डायरेक्ट नाइट्रोजन को ग्रहण नहीं कर सकती है। यह नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में, जब ये नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में बदल जाती है तो कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। कौन सी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा को तेजाबी वर्षा भी कहते हैं। कौन सी, तेजाबी वर्षा, तेजाबी वर्षा भी कहते हैं। देखिए आपके परिवार वाले जब वर्षा का समय शुरू होता है, गर्मियां खत्म होती हैं और वर्षा का शुरू समय होता है, तो आपके घर वाले हमेशा ये कहते हैं कि इस वर्षा में नहाना मत, बाहर मत जाना। वो क्यों कहते हैं, उनको भी ध्यान है कि जो शुरू की वर्षा आएगी वो खराब आ सकती है। ठीक है, खराब होती है शुरू की वर्षा। क्यों, क्योंकि गर्मियों में जो वायुमंडल प्रदूषित हुआ था, अन्य जो हानिकारक गैसें थी, वो उसके साथ में वर्षा के साथ में मिलकर धरातल के ऊपर नीचे आती है, इसलिए वो खराब हो सकती है। यानी कि वो तेजाबी वर्षा हो सकती है। जरूरी नहीं है कि तेजाबी वर्षा हो, लेकिन
हो सकती है, इसलिए आपको वो मना करते हैं। 1-2 वर्षा के बाद में तो घर वाले खुद ही कह देते हैं कि वर्षा में नहा लो भाई, लेकिन शुरू में नहाने नहीं देते। तो ये जो अब प्रश्न आपके क्या बनता है, प्रश्न ये बनेगा कि अम्लीय वर्षा क्या है, किस कारण से होती है। तो अम्लीय वर्षा किस कारण से होगी, नाइट्रेट ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होती है। वायुमंडल में नाइट्रेट ऑक्साइड होने के कारण कैसी वर्षा होती है, अम्लीय वर्षा होती है। फिर हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कैसी गैस है, प्राणदायिनी वायु, यानी कि हम जीवित हैं तो कौन सी गैस के कारण है, ऑक्सीजन के कारण है। आप बचपन से पढ़ते आए हो। उसके बाद में यह भारी गैस है और वायुमंडल के निचले स्तर में पाई जाती है। अर्थात हम यूं कह सकते हैं कि वायुमंडल की 120 कितनी 120 मीटर तक, सॉरी 120 किलोमीटर तक, 120 किलोमीटर तक वायुमंडल में कैसी कौन सी गैस पाई जाएगी, ऑक्सीजन गैस पाई जाएगी। अर्थात 120 किलोमीटर के बाद में ऑक्सीजन गैस नगण्य हो जाती है, ठीक है। और CO2 मात्र 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। कितने तक है, 20 किलोमीटर तक पाई जाती है। आगे आएंगे ये आपके। इसके बाद में देखिए CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ग्लूकोज और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट। अभी मैं बता रहा था कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण क्यों करते हैं, अपना भोजन बनाने के लिए। तो भोजन कौन सा बना रहे हैं, वो ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। तो ये ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से बन रहा है। तो पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक गैस है ये, है कि नहीं है, क्योंकि पौधों का क्या बनाती है, ये भोजन बनाती है। विविध कारणों से इस गैस की सांद्रता में वृद्धि के कारण ग्लोबल वार्मिंग एवं जलवायु परिवर्तन की समस्या उत्पन्न हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे अधिक उपयोगी है, लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यदि वायुमंडल में बढ़ जाएगी तो ये किस कारण से हानिकारक होगी, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है पूरी पृथ्वी का तापमान क्या हो जाना, बढ़ जाना। यदि अब मान लीजिए तापमान बढ़ेगा तो काफी नुकसान होते हैं। तापमान बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर यानी बर्फ वाले क्षेत्र, हिमाच्छादित क्षेत्र पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलेंगे तो नदियों के द्वारा पानी आएगा, नदियों में बाढ़ आएगी, विनाश करेंगी नदियां। नदियां कहां गिरेंगी, महासागरों में गिरेंगी। यदि महासागरों में ज्यादा नदियों का पानी गिरेगा तो महासागर का तल उठेगा। महासागर का तल उठेगा तो जो महाद्वीपीय जो तटीय क्षेत्र थे वो तटीय क्षेत्र क्या हो जाएंगे, जलमग्न हो जाएंगे, डूबेंगे। तो इससे नुकसान हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात ग्लोबल वार्मिंग किससे हो रही है, CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। क्यों, यदि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक बढ़ेगी तो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने के अनेक कारण हैं। जैसे हम लकड़ियां जलाते हैं, CO2 बढ़ती है, ठीक है, जो धुआं है उससे CO2 बढ़ती है। हम आज रेल के इंजन चला रहे हैं, पेट्रोल के इंजन, पेट्रोल वगैरह, डीजल वगैरह, इनसे जो इंजन चल रहे हैं वो भी CO2 मुक्त करते हैं। तो इससे क्या होती है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है। और ग्लोबल वार्मिंग यदि बढ़ेगी तो आपको सीधी सी बात है, जलवायु जरूर परिवर्तन होगी। यदि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है, पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, तो सीधा तरीका यही है कि जलवायु में क्या होगा, परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा। CO2, हाँ अब आगे लेते हैं हम ओजोन गैस। कौन सी, ओजोन। ओजोन गैस हमारे वायुमंडल में महत्वपूर्ण गैस है। ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। किस प्रकार से,
वायुमंडल में अति अल्प मात्रा में पाए जाने वाले ओजोन का सर्वाधिक सांद्रण 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। कितनी पर है? 20 से 35 किलोमीटर, अर्थात लगभग 25 किलोमीटर के पास में ओजोन परत पाई जाती है। कितने किलोमीटर के पास में? 25 किलोमीटर, या हम यूं कह सकते हैं कि 20 से 30 किलोमीटर के बीच में कौन सी गैस पाई जाएगी? ओजोन। ओजोन सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, कौन सी किरणें? पराबैंगनी किरणें। ये पराबैंगनी किरणों का परावर्तन कर देती हैं। कौन सी? ओजोन गैस। जो ओजोन परत है, सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती हैं, उनका क्या कर देती है? ये परावर्तन कर देती है, यानी वापिस वायुमंडल के ऊपरी भाग में इनको भेज देती है। ये पराबैंगनी किरणें बहुत ही हानिकारक किरणें होती हैं। क्या होती हैं? हानिकारक किरणें होती हैं। यदि मान लीजिए ओजोन परत नहीं होती तो ये पराबैंगनी किरणें सीधी हमारी पृथ्वी के ऊपर पहुंचती, और यदि पृथ्वी के ऊपर पहुंचती तो पृथ्वी के तापमान को क्या कर देती है? बहुत काफी बढ़ा देती। ठीक है। और यदि पृथ्वी का तापमान बढ़ता तो इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं वो नहीं रहते। पृथ्वी का तापमान यदि बढ़ जाएगा तो सजीव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। तो ओजोन गैस क्यों लाभदायक है? पराबैंगनी किरणों को रोक रही है, ये वापिस परावर्तित कर रही है, जिससे पृथ्वी का तापमान नहीं बढ़ता है। दूसरी चीज, पराबैंगनी किरणों से कैंसर बहुत ज्यादा होता है। कौन सा होता है? क्या होता है? कैंसर, यानी जो त्वचा कैंसर होता है ये पराबैंगनी किरणों के कारण बहुत ज्यादा होता है। तो इसलिए ओजोन परत है वो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण परत है। ओजोन परत का क्षरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभरा है। अब देखिए, ये ओजोन परत है, इसका क्या हो रहा है? क्षरण हो रहा है, यानी कि ओजोन परत नष्ट हो रही है। और नष्ट क्यों हो रही है? हमारे कारणों से हो रही है, हमारी असावधानियों से हो रही है। हम आज रेफ्रिजरेटरों का उपयोग करते हैं, एसी का उपयोग कर रहे हैं। ये क्या कर रहे हैं? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्सर्जित कर रहे हैं। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। ठीक है, इस गैस का उत्सर्जित करें। और ये गैस क्या करती है? देखिए, जो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या करता है? इस ओजोन परत का क्या करता है? क्षरण, नष्ट करता है। यदि ओजोन परत का नष्ट होगा तो पराबैंगनी किरणें कहां आएंगी? धरातल के ऊपर आएंगे। आज दक्षिणी ध्रुव के ऊपर कई छिद्र देखे गए हैं ओजोन परत में, जो किसकी वजह से हुए हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुए हैं। गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि भारी गैसें हैं, जबकि शेष गैसें हल्की गैसें हैं और वायुमंडल के ऊपरी भागों में स्थित रहती हैं। भारी गैसें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही हैं। बाकी सारी कौन सी हैं? हल्की गैसें हैं जो वायुमंडल के ऊपरी भाग में रहती हैं, और भारी जो गैसें हैं वो वायुमंडल के निचले भाग में रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एवं ओजोन अस्थायी गैसें हैं, जबकि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन स्थायी गैसें हैं। ये ध्यान रखना, आपकी बुक में भी प्रश्न है कि कौन सी गैस स्थायी है और कौन सी गैस अस्थायी है। अस्थायी गैस तो कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ओजोन, दो गैस। अस्थायी कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन। यदि हम नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और नियोन को देखें तो ये कौन सी गैसें हैं? स्थायी गैसें हैं। अब हम बात करते हैं जल वाष्प की, यानी कि वायुमंडल में छोटी छोटी जल की बूंदें होती हैं। ठीक है, या हम यूं कहें कि वायुमंडल में जल फैला होता है, जो धूल के कण होते हैं, राख के कण होते हैं या नमक के कण होते हैं, उनसे चिपक जाते हैं।
ठीक है, और चिपकने के बाद में ये छोटी छोटी बूंदों के रूप में, जो जलवाष्प है छोटी छोटी बूंदों के रूप में परिवर्तित हो जाती है, इसको कहते हैं हम जलवाष्प। वायुमंडल में आयतानुसार 4% जलवाष्प की मात्रा सदैव विद्यमान रहती है। यानी औसत रूप से यदि हम देखें कि वायुमंडल में कितनी जलवाष्प की मात्रा है, 4%। जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा भूमध्य रेखा के आसपास और न्यूनतम मात्रा में ध्रुवों के आसपास होती है। अब हम देखते हैं जलवाष्प की सर्वाधिक मात्रा कहां पाई जाएगी, भूमध्य रेखा के पास। जो भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा के 23.5 इधर, 23.5 इधर, या हम 23.5 से भी कम कर देते हैं, 10 डिग्री मान लीजिए, 10 या 15 डिग्री, इस क्षेत्र में तो जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगी, अधिक रहेगी। कहां क्या रहेगी, अधिक। और यदि ध्रुवों के ऊपर देखें, ऊपरी भागों में देखें, तो जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है। दूसरी चीज, सर्वाधिक जलवाष्प की मात्रा आर्द्र और नम, आर्द्र, नम और गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों में रहेगी। गर्म आर्द्र जलवायु वाले क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगी, सर्वाधिक रहेगी, सबसे अधिक रहेगी। और जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में मरुस्थलीय जो क्षेत्र है, चाहे वो मरुस्थल गर्म हो और चाहे वो ठंडा मरुस्थल हो, इन मरुस्थलीय क्षेत्रों में जलवाष्प की मात्रा क्या रहेगी, बहुत ही कम रहेगी। ठीक है, या दूसरा तरीका, जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनमें जलवाष्प की मात्रा अधिक रहेगी और मरुस्थलों में जलवाष्प की मात्रा कम रहेगी। भूमि से 5 किलोमीटर तक की ऊंचाई वाले वायुमंडल में समझ जलवाष्प का 90% भाग होता है। जलवाष्प कितने किलोमीटर तक पाई जाएगी, 5 किलोमीटर तक। कितने किलोमीटर तक, 5 किलोमीटर तक जलवाष्प का कितना भाग पाया जाता है, 90% भाग पाया जाता है। यदि हम संपूर्ण वायुमंडल की जलवाष्प को एकत्रित करके धरातल पर ले आए, तो धरातल पर, पूरे धरातल पर 1 फुट, कितना, 1 फुट जल भर जाएगा। यानी कि जैसे धरातल ये है, उसके 1 फुट तक क्या भर जाएगा, जल भर जाएगा। इतनी वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा होती है। जलवाष्प सभी प्रकार के संघनन एवं वर्षण से संबंधित मौसमी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। क्यों आवश्यक है जलवाष्प हमारे वायुमंडल में? जो वर्षा होती है, ये वर्षा किसकी वजह से होती है, जलवाष्प की मात्रा की वजह से होती है। जो वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा है, वो जो वायुमंडल में धूल के कण भी हैं, राख के कण भी हैं, नमक के कण भी हैं, इन धूल, राख और नमक के कणों पर जलवाष्प क्या हो जाती है, एकत्रित हो जाती है। एकत्रित होकर ये किस में बदल जाती है, जल की बूंदों में बदल जाती है, यानी कि इनका बादल बन जाता है। और बादल जब संघनन हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो आपस में टकराने की वजह से ये जो जल की जो संघनित जलवाष्प थी, ये संघनित जलवाष्प नीचे आएगी। नीचे आते समय ये पानी की बूंदों में बदल जाती है और इन्हीं को हम वर्षण कहते हैं, यानी कि वर्षा कहते हैं। वर्षा क्या होती है या वर्षण क्या है? जो संघनित जलवाष्प थी, ये संघनित जलवाष्प जब धरातल पर आती है तो किसके रूप में आती है, जल की बूंदों के रूप में आती है, तो उसको क्या कहेंगे, वर्षण या वर्षा कहेंगे। हिमपात अलग होता है, तुषार अलग होता है। ठीक है, ये आगे के पाठों में हम अध्ययन करेंगे। ठीक, वायुमंडल में जलमंडल का 0.001% भाग सुरक्षित रहता है। तो जो वायुमंडल है, पूरा वायुमंडल, उस पूरे वायुमंडल में जल की जो मात्रा है, भाई स्थल के ऊपर तो जल की मात्रा कितनी है, 71%। लेकिन वायुमंडल में जो जल की मात्रा है वो कितनी है, 0.001% जल की मात्रा कहां पाई जाती है, वायुमंडल में पाई जाती है। अब हम देखते हैं धूल के कण।
इसे एरोसोल भी कहते हैं। जो ये धूल के कण वायुमंडल में फैले होते हैं, इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एरोसोल। क्या कहते हैं? एरोसोल। विभिन्न स्रोतों से वायुमंडल में जाने वाले धूल कण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं। अभी मैं बता रहा था कि जो जलवाष्प थी, वो जलवाष्प किसके चिपक जाती है? धूल के कणों पर। अर्थात धूल के कण क्या है? आर्द्रताग्राही है। आर्द्रता को क्या करते हैं? ये ग्रहण करते हैं। जलवाष्प आर्द्री तो है, तो जलवाष्प को क्या करेंगे? ये ग्रहण करेंगे। इसलिए धूल के कणों को क्या कहेंगे? हमें आर्द्रताग्राही है ये। धूल कण सौर विकिरण के परावर्तन और प्रकीर्णन द्वारा ऊष्मा अवशोषित करते हैं। ध्यान रखना ये बात। परावर्तन और प्रकीर्णन के कारण जो धूल के कण हैं, वो क्या करते हैं? ऊष्मा का अवशोषण। ऊष्मा का अवशोषण अर्थात परावर्तन तो वो होता है, परावर्तन और प्रकीर्णन क्या कहलाता है? देखिए, परावर्तन में तो जो धूल के कण होते हैं, उनका व्यास दीर्घ तरंगों से बड़ा होता है। क्या होता है? दीर्घ तरंगों से बड़ा होता है। तो वापिस इन तरंगों को क्या कर देते हैं? भेज देते हैं, यानी शून्य में भेज दिया जाता है। लेकिन प्रकीर्णन क्या होता है? जो धूल के कण है, सूक्ष्म धूल के कण है, उनका व्यास बहुत ही छोटा होता है और ये लघु तरंगों को फैला देते हैं। क्या कर देते हैं? फैला देते हैं। ठीक है, दो काम ध्यान से देखना। इसमें दो प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनते हैं? और दो प्रश्न बनते हैं, और आपके भविष्य में काम आने वाले प्रश्न है, हमेशा काम में आएंगे। किसी भी आप कंपटीशन एग्जाम देते हो, आज हम रेलवे के एग्जाम देते हैं, टीचरों के एग्जाम देते हैं, आरएस के एग्जाम देते हैं, मतलब जो भी सरकारी जॉब है उनके एग्जाम देते हैं, तो उनमें जीके आता है कि नहीं आता? आता है। और जीके में हम देखते हैं कि एक पार्ट ज्योग्राफी का आता है। और आज वर्तमान समय में तो ये हो गया, जो भी कंपटीशन है उस कंपटीशन में ज्योग्राफी का बहुत ही महत्व है। ज्योग्राफी बहुत ज्यादा आती है। ठीक है, खैर हम यूं तो नहीं कहते कि पूरी ज्योग्राफी आती है, उसका जो भाग है 30% भाग है, तो 30% में ज्योग्राफी आती है पेपरों के हिसाब से। तो उनमें लगभग जो प्रश्न आएंगे वो यहीं से उठकर आते हैं, आपके 11वीं और 12वीं की ज्योग्राफी से उठकर आते हैं। यदि आप कोई पटवारी के एग्जाम दे रहे हो, टीचर के एग्जाम दे रहे हो, ग्राम सेवक के एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, तो ये जो प्रश्न उठ के आते हैं, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे किसी भी की, प्रश्न उठ के आते हैं 11वीं और 12वीं की दोनों किताबों में से, भूगोल की दोनों किताबों में से उठकर आते हैं। तो यहां पर देखो, इन शब्दों को समझ लीजिए आप, शब्द समझ में आ जाएंगे, प्रश्न आपके समझ में आ जाएगा। परावर्तन, परावर्तन में मैंने क्या कहा कि जो धूल के कण थे उनका व्यास बड़ा है, उनका व्यास बड़ा है, और ये दीर्घ तरंगों से बड़ा होता है, दीर्घ तरंगों से बड़ा होता है। इसलिए जो सौर विकिरण है उसका क्या कर देते हैं? परावर्तित कर देते हैं। सौर विकिरणों को क्या कर देते हैं? परावर्तित। अर्थात सौर विकिरण आई और इसको क्या कर दिया? परावर्तित, वापिस भेज दिया इसको। ठीक है, प्रकीर्ण क्या है? प्रकीर्ण यह है कि जो धूल के कण थे, सूक्ष्म धूल के कण, उनका व्यास लघु तरंगों से क्या होता है? छोटा। ठीक है, सौर विकिरण आई और सौर विकिरण को क्या कर दिया? फैला दिया। क्या कर दिया? फैला। ठीक है, अब प्रकीर्ण के द्वारा तो क्या होगा? प्रकीर्ण के द्वारा हम देखेंगे क्या होता है। हाँ देखिए, इसमें दोनों शब्द हो गए। परावर्तन में तो सूर्य की किरणें वापस क्या हो जाएंगी? रिटर्न। ठीक है, अब यदि रिटर्न होती हैं तो इसमें क्या होता है कि दिव्य प्रकाश होता है। क्या होता है?
दिव्य प्रकाश। और जब परिकिरण होता है तो हमारे को जो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। हमारे को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? क्या वास्तव में आकाश का रंग नीला है क्या? नहीं है। आकाश का रंग कैसा है? काला। कैसा है? काला, ब्लैक है। लेकिन पृथ्वी से हमारे को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। और यदि अंतरिक्ष में जाएंगे तो आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? काला। ठीक है। ये जो नीला रंग दिखाई देता है ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, किरणों के प्रकीर्णन के कारण होता है। एक दूसरी चीज, हमारे को सुबह और शाम सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ये लाल रंग भी किसकी वजह से दिखाई देता है? प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है भैया। अब देखिए आगे, वर्णात्मक प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? नीला। और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सूर्य का रंग दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। उष्मा काल एवं गोधूलि की तीव्रता एवं उसकी अवधि के निर्धारण में धूल कणों की प्रमुख भूमिका होती है। जो गोधूलि दिखाई देती है, गोधूलि मतलब शाम के समय आपको वायुमंडल में ऐसे धूल भरी हुई दिखाई देगी वायुमंडल। ठीक है, उसको कहते हैं गोधूलि। जब सूर्यास्त होने वाला होता है उस समय आपको आकाश जो वायुमंडल में धूल सी दिखाई देगी, उसको कहते हैं गोधूलि। वो किसके कारण दिखाई देती है? धूल कणों के कारण दिखाई देती है। धूल कण धुएं के कण आर्द्रताग्राही नाभिकों की तरह ही कार्य करते हैं। धूल कणों का सर्वाधिक जमाव उपोषण व औद्योगिक क्षेत्रों में और न्यूनतम जमाव ध्रुव के निकट पाया जाता है। देखिए, जो धूल के कण सबसे ज्यादा कहां दिखाई देंगे या कहां पाए जाएंगे? कहां पाए जाएंगे? जैसे हम मान लीजिए भूमध्य रेखा है, इस भूमध्य रेखा से ऊपर यानी कि 23.5 डिग्री से लगभग 45 या 50 डिग्री अक्षांश, दोनों अक्षांशों में, ठीक है, दोनों अक्षांशों में, तो यहां तो धूल के कण सर्वाधिक दिखाई देते हैं या पाए जाते हैं। लेकिन ध्रुवों के निकट, कहां पर है? ध्रुवों के निकट धूल के कण बहुत ही कम होते हैं या पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात धूल के कण सर्वाधिक कहां होंगे? उपोषण व औद्योगिक। अभी जो औद्योगिक प्रदेश होंगे, जितने भी औद्योगिक प्रदेश हैं, उन औद्योगिक प्रदेशों में या उन क्षेत्रों में धूल के कण सर्वाधिक होंगे। या दूसरी चीज, जो उपोषण क्षेत्र हैं उनमें पाए जाएंगे ज्यादा, और न्यूनतम कहां पाए जाएंगे? ध्रुवों के पास में पाए जाएंगे। तो ये बात हमने की किसकी? वायुमंडलीय संगठन की। अब वायुमंडल संगठन में क्या क्या आ गया? गैसें आ गई। गैसों का अध्ययन किया हमने। कौन कौन सी गैसों का अध्ययन किया? नाइट्रोजन का किया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का किया, ऑक्सीजन का किया और ओजोन परत का किया। अब कार्बन डाइऑक्साइड और ओजोन परत, जो ओजोन गैस है, वो हमारे लिए लाभदायक है। CO2 हानिकारक नहीं है। हानिकारक तो है ही। कब है? जब CO2 की मात्रा अधिक होगी तब है। क्योंकि CO2 की मात्रा अधिक बढ़ने के कारण क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग, भूतापीय हो जाएगा। भूमि का तापमान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लेकिन लाभदायक कैसे है ये CO2 हमारे लिए? CO2 गैस हमेशा एक कंबल की तरह काम करती है। कैसे काम करती है? कंबल की। सर्दियों में आप कंबल ओढ़ते होंगे, ओढ़ते हैं ना? क्यों? कि हमारे को सर्दी ना लगे। तो कंबल क्या काम करती है? ओढ़ ली हमने कंबल को, क्या काम करेगी ये? ऊपर से जो ठंड आ रही है ना, वो तो नीचे नहीं जाने देगी। ठीक है, वो नीचे नहीं जाने देगी। लेकिन जो मानव की जो गर्माश है, मानव का जो तापमान है, वो क्या नहीं होने देगी? बाहर निकलने नहीं देगी। भाई मानव का जो तापमान है वो तो बाहर नहीं निकलने देगी कंबल, और बाहर का जो तापमान है वो अंदर नहीं आने देगी। कंबल यही तो काम कर रही है। तो CO2 भी क्या काम कर रही है?
कि पृथ्वी जो ऊपर से आने वाला जो तापमान है उसको क्या कर रही है, रोक रही है, और धरातल का जो तापमान है उसको बाहर नहीं जाने दे रही। इसलिए ना तो पृथ्वी ठंडी होती है और ना ही पृथ्वी गर्म होती है, दोनों को बचाए रखती है। अर्थात CO2 क्या काम कर रही है, एक कंबल की तरह काम कर रही है। ये CO2 का क्या है, लाभ है। ठीक है, ओजोन का लाभ हो गया, पराबैंगनी किरणों को रोक रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफी। इसके बाद में हम अगले भाग में देखेंगे वायुमंडल की परतें, कि वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है। धन्यवाद।